WWE की हिस्ट्री की 10 सबसे क्रेजी पेपर व्यू एंडिंग्स कौन सी थी, आज की वीडियो में हमें बात जानने वाले हैं। तो आप डेफिनेटली इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं ऐश और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और WWE में हर महीने पेपर व्यू होता है। इतने सालों से पेपर व्यूज होते आ रहे हैं और बहुत सारी क्रेजी एंडिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। और आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है 10 कमाल की एंडिंग्स को कंपाइल करने की। और ऑब्वियसली मैं कुछ ना कुछ मिस कर जाऊंगा, तो वो आपका काम है मेरे को कॉमेंट्स में बताना। और अपनी लिस्ट भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन सी WWE पेपर व्यू की एंडिंग सबसे ज्यादा क्रेजी थी। और हमेशा की तरह जो वीडियो का लाइक गोल है 1500 लाइक्स का हम रखेंगे, तो फटाफट से आप उस लाइक बटन को भी दबा दें। नंबर 10 से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नाम आता है न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन पेपर व्यू का, जो हुआ था साल 2006 में। और इसमें गाइज एज ने इस शो को स्टार्ट करा था और उनका इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच हुआ था रिक फ्लेयर के साथ। लेकिन इस पेपर व्यू को एज ने खत्म करा था एज द WWE चैंपियन। अब आप सोच रहे होंगे कैसे हुआ, तो यहाँ पे एज ने सबसे पहला मनी इन द बैंक ब्रीफ केस कैश इन करा था गाइज। और जॉन सीना ने मेन इवेंट में जस्ट एलिमिनेशन चेंबर मैच में अपने टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड करा था। विंस मैकमैन बाहर आके बताते हैं कि एज यहाँ पे कैश इन करने वाले हैं। और ये उस समय इतना ज्यादा शॉकिंग इसलिए था क्योंकि किसी को पता नहीं था कि मनी इन द बैंक का एनी टाइम एनीवेयर वाला रूल किस तरीके से काम करता है। और लोग बिल्कुल पागल हो गए क्योंकि एज आते हैं रिंग के अंदर, जॉन सीना को स्पीयर लगाते हैं और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाते हैं। एज का फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल था और इसके बाद कितने सारे वर्ल्ड टाइटल वो जीते हैं अपने करियर में, ये तो बात हम जानते हैं। और डेफिनेटली ये काफी क्रेजी एंडिंग थी। नंबर 9 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है रेसलमेनिया 9 का पेपर व्यू। और हम जानते हैं कि ये बहुत पुरानी बात है, यानी कि उस समय पे हल्क होगन WWE के सबसे बड़े स्टार थे और पिछले 8 सालों में 7 बार उन्होंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट करा था। लेकिन रेसलमेनिया 9 में वो एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच में थे और जो मेन इवेंट का मैच था WWF चैंपियनशिप के लिए, वो था योकोजुना अगेंस्ट ब्रेट हार्ट। तो योकोजुना ने यहाँ पे ब्रेट हार्ट को हरा दिया था और हल्क होगन क्योंकि ब्रेट के ऑन स्क्रीन फ्रेंड थे, तो मैच के बाद आते हैं ब्रेट हार्ट के ऊपर चेक करने के लिए। और योकोजुना के जो मैनेजर थे मिस्टर फूजी, यहाँ पे वो हल्क होगन को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि भाई अभी और इसी समय हम तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं फॉर द WWF चैंपियनशिप, क्या तुम इसको एक्सेप्ट करोगे? तो लोग पागल हो गए। ऑब्वियसली हल्क होगन ने इसको एक्सेप्ट करा और उस समय ये चीज किसी ने सोची नहीं होगी, लेकिन केवल 22 सेकंड के अंदर हल्क होगन ने योकोजुना को हरा दिया और वो नए WWF चैंपियन बन गए। अब ये चीज इसलिए भी पॉसिबल हो पाई क्योंकि बैक स्टेज काफी पावरफुल थे हल्क होगन उस समय, लेकिन ये एक ऐसी एंडिंग थी जो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं करी थी एंड इट वाज डेफिनेटली वेरी गुड। अब बात करते हैं नंबर 8 की। तो यहाँ पे आती है सर्वाइवर सीरीज 2016 की एंडिंग। और ये एंडिंग नहीं, बेसिकली पूरा मैच ही था क्योंकि यहाँ पे शायद एंट्रेंस से लंबा तो हमें मैच देखने को मिला और ये था गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर के बीच में। अब अगर आपको याद हो तो उस समय पे सब लोगों को लग रहा था कि आखिर कौन इस मैच को जीतेगा, क्योंकि दो इतने बड़े महारथी थे काइंड ऑफ, जिनको कोई भी हरा नहीं सकता था उस समय में और प्रिडिक्ट करना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन जो चीज हमें देखने को मिली वो तो गाइस शायद किसी ने भी नहीं सोची थी, क्योंकि यहाँ पे गोल्डबर्ग ने 12 साल बाद अपना इन रिंग रिटर्न करा था रेसलिंग के अंदर। और इस मैच में उन्होंने बहुत बड़ा अपसेट कॉज करा क्योंकि 2 स्पीयर और 1 जैक हैमर लगा के गोल्डबर्ग यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को हरा के चले गए। और ये चीज किसी ने नहीं सोची थी उस समय कि इतनी जल्दी इस फैशन में खत्म होगी, क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर को इतना ज्यादा स्ट्रांग दिखाया जा रहा था, वो बीस्ट थे जिसको कोई ढंग से हरा नहीं पाता था। और यहाँ पे गोल्डबर्ग आए इतने सालों बाद, जिनसे लोगों की ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी कि वो लेसनर को हरा पाएंगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से लेसनर को हराया। और ये एक ऐसी मोमेंट है जो कि शायद हम रेसलिंग फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। इट वॉज अमेजिंग। नंबर 7 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आती है रेसलमेनिया 10-7 यानी कि 17। और ये चीज एग्जैक्टली जिम रॉस ने बोली थी इस मोमेंट के बाद, स्टोन कोल्ड इज शेकिंग हैंड्स विद सेटन हिमसेल्फ। और ये एक लेजेंडरी लाइन है जो कि बहुत बार आपको प्रोमोस के अंदर भी सुनने को मिली होगी अगर आपने पुराने प्रोमोस देखे हैं ऑस्टिन के। तो बेसिकली यहाँ पे ऑब्वियसली हमको पता है एटीट्यूड एरा में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और विंस मैकमैन सबसे बड़े राइवल थे, मतलब इन दोनों की कभी आपस में बनी ही नहीं। और रेसलमेनिया 17 में ऑस्टिन वर्सेस रॉक का मैच था फॉर द WWF चैंपियनशिप। और किसने मदद करी यहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की? ही वॉज विंसेंट कैनेडी मैकमैन। वो आते हैं और ऑस्टिन को एक चेयर दे देते हैं और ऑस्टिन 16 बारी रॉक को चेयर से मारते हैं और उसके बाद उनको पिन करते हैं टू बिकम द न्यू WWF चैंपियन। मतलब ये माना जाता है कि बैश ऑफ द बीच 1996 के बाद, जहां पे NWO की फॉर्मेशन हमें देखने को मिली थी, ये रेसलिंग की दुनिया में सबसे बड़ी मोमेंट थी, क्योंकि स्टोन कोल्ड हमेशा से नंबर 1 बेबी फेस थे और उनको हील बनाने का डिसीजन जबकि फैंस को ज्यादा पसंद नहीं आया था, ये एक ऐसी चीज थी जो कि डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स थी
और उस समय पे लोग पागल हो गए थे देख के कि आखिर विंस मैकमैन और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एक साथ कैसे आ सकते हैं, और ये बिल्कुल कमाल की चीज थी। नंबर 6 की मैं बात करूं तो यहाँ पे नाम आता है ग्रेट अमेरिकन बैश 2004 पेपर व्यू का, जहाँ पे मेन इवेंट में अंडरटेकर लड़ रहे थे डडली बॉयज से एक 2-on-1 हैंडीकैप मैच में, और इस मैच की स्टिपुलेशन थी कॉन्क्रीट क्रिप्ट मैच। अब इसका मतलब यहाँ पे ये था कि पॉल बेरर को एक ग्लास के चेंबर में बंद करके रखा हुआ था, और अगर अंडरटेकर इस मैच को हारते तो यहाँ पे पॉल बेरर के ऊपर पूरा सीमेंट डाल के उनको वहीं पर दफना दिया जाना था। और एक्चुअली में अंडरटेकर इस मैच को जीत गए जब लास्ट में उन्होंने अपना टोमस्टोन पाइल ड्राइवर लगाया, लेकिन मैच के बाद जो हमें देखने को मिला वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि अंडरटेकर जाते हैं सीमेंट के ट्रक के पास, वो माइक उठा के कहते हैं पॉल आई हैड नो अदर चॉइस, रेस्ट इन पीस, और वो लीवर खींचते हैं सीमेंट का, और पॉल बेरर जो बंद होते हैं ग्लास चेंबर के अंदर उसके ऊपर से सीमेंट गिरना शुरू हो जाता है और वो वहीं पे उनको दफना देते हैं। मतलब ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ था कि अंडरटेकर और पॉल बेरर आपस में एग्री नहीं करते, बट दिस वाज काइंड ऑफ अटेम्प्टिंग मर्डर ऑन लाइव टीवी, और ये चीज डेफिनेटली फैंस देख के बहुत शॉक हो गए थे। नंबर 5 की हम बात करते हैं तो ये एंडिंग हम में से कोई कभी नहीं भूल पाएगा, और ये है मनी इन द बैंक 2011 की, जहां पे ऑब्वियसली सीएम पंक लड़ रहे थे जॉन सीना से फॉर द WWE चैंपियनशिप अपने खुद के होम टाउन शिकागो इलिनॉय में। और स्टोरी बेसिकली ये थी कि सीएम पंक का कॉन्ट्रैक्ट मनी इन द बैंक का शो खत्म होने के 1 घंटे बाद एक्सपायर हो जाएगा, और वो चाहे WWE टाइटल जीते या फिर उसको हारे। और हम जानते हैं गाइस कि यहाँ पे क्राउड कैसा था, और जॉन सीना और सीएम पंक ने 5 स्टार क्लासिक मैच डिलीवर करा, जो कि आज भी अगर हम जाके देखेंगे तो उतना ही हमें मजा आएगा। और यहाँ पे जॉन सीना हार गए थे क्योंकि विंस मैकमैन कोशिश कर रहे थे सीएम पंक को स्क्रू करने की ताकि वो जीत ना सकें, लेकिन जॉन सीना ने इस चीज के लिए विंस को मना कर दिया था, और इसी वजह से सीएम पंक यहाँ पे GTS लगाते हैं और हरा देते हैं जॉन सीना को। और मैच के बाद विंस ट्राई करते हैं डेल रियो को बाहर बुलाने की कि वो कैश इन कर सकें, वो भी चीज पॉसिबल नहीं होती, और सीएम पंक क्राउड के थ्रू चले जाते हैं। अब ये चीज मैं डेफिनेटली कहूंगा कि इसके बाद जो आगे WWE ने स्टोरी लाइन कंटिन्यू करी वो उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी जितनी की फैंस ने सोची होगी, लेकिन ये जो मोमेंट हमें मनी इन द बैंक के शो में देखने को मिली ये आइकॉनिक थी, और फैंस इसको कभी नहीं भुलाएंगे। नंबर 4 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है वन नाइट स्टैंड 2006 पेपर व्यू का गाइज, और ये वो समय था जब WWE और विंस मैकमैन ने डिसाइड करा कि ECW को एज अ वीकली शो हम रीलॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि वन नाइट स्टैंड 2005 की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई थी। तो यहाँ पे मेन इवेंट में रॉब वैन डैम का मैच हो रहा था जॉन सीना के अगेंस्ट, और वैन डैम ने अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करा था पहले से ही, तो ये कोई ऑन द स्पॉट आउट ऑफ नोवेयर कैश इन नहीं था, पहले से ही पता था कि रॉब वैन डैम अपना कैश इन करके एक मैच लड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे रॉब वैन डैम के पास एक एडवांटेज थी कि ये मैच हो रहा था हैमरस्टाइन बॉल रूम में, जो कि ऑब्वियसली ECW की आइकॉनिक अरीना थी, और यहाँ पे जॉन सीना को लोग गालियां दे रहे हैं, क्राउड इतना ज्यादा अच्छा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है लास्ट में कि रॉब वैन डैम अपनी 5 स्टार फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं सीना पे, रेफरी नीचे गिरा होता है, और यहाँ पे पॉल हेमन जो कि खुद उस समय ECW के इंचार्ज थे वो आते हैं बाहर और पिनफॉल काउंट करते हैं, और यहाँ पे रॉब वैन डैम जॉन सीना को हरा के बन जाते हैं WWE चैंपियन। मतलब किसी ने ये चीज नहीं सोची होगी कि आखिर कैसे रॉब वैन डैम सीना को हरा देंगे, क्योंकि उस समय सीना इतने पॉपुलर थे, लेकिन डेफिनेटली एक मोमेंट बहुत कमाल की थी। और फिर पूरा ECW रोस्टर बाहर आता है रॉब वैन डैम के साथ सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि उनके ब्रांड के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। नंबर 3 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है सर्वाइवर सीरीज 2000 पेपर व्यू की एंडिंग का, और यहाँ पे मैच हो रहा था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और ट्रिपल एच का, जो कि एक नो डिस्क्वालिफिकेशन था गाइस मेन इवेंट के अंदर, और ये वन ऑफ द बेस्ट मैचेस भी था इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में। अब स्टोरी बेसिकली ये थी कि कुछ समय पहले रिकी शी ने स्टोन कोल्ड को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया था, लेकिन इस पूरी चीज के पीछे मास्टरमाइंड ट्रिपल एच थे, और 1 साल के लिए जो है ऑस्टिन को WWE से दूर रहना पड़ा था। तो जब वो फाइनली वापस आए, इनका ये मैच हुआ, तो मैच के बाद हमें देखने को मिलता है कि ट्रिपल एच अपनी गाड़ी में बैठ के अरीना छोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन स्टोन कोल्ड एक फोर्क लिफ्ट के अंदर होते हैं, और वो ट्रिपल एच की गाड़ी को उठाते हैं ऊपर 30 फीट तक, और 30 फीट से वहीं पे गाड़ी को नीचे फेंक देते हैं, और ट्रिपल एच तब भी गाड़ी के अंदर थे। तो ऑब्वियसली WWE ने इस चीज को एडिट करके दिखाया होगा, सच में तो ट्रिपल एच नहीं गिरे होंगे, लेकिन ये चीज बहुत कमाल की थी, और एक बार फिर से मर्डर अटेम्प्ट करा जा रहा था टीवी पे, और रेसलिंग में सिर्फ ऐसा हो सकता है कि कोई मर्डर अटेम्प्ट कर रहा है और सारे लोग चीयर कर रहे हैं, तो ये बहुत कमाल था। नंबर 2 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आती है रेसलमेनिया 31, जहां पे ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस गए इन द मेन इवेंट फॉर द WWE चैंपियनशिप, लेकिन WWE चैंपियन बना कौन एंड में? द मंडे नाइट मसाया वी कॉल हिम राइट नाउ, ही वॉज सेथ रॉलिंस। अब ये कैश इन मेरे हिसाब से बेस्ट कैश इन ऑफ ऑल टाइम है, और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उस समय पे सेथ कैश इन करेंगे। वो आते हैं यहाँ पे, और उस समय वो रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन से भी हारे थे, और जब वो कैश इन करके यहाँ पे WWE चैंपियन बने, तो एक ऐसी मोमेंट थी कि मतलब
भाई क्या ही बोलूं मैं, इतने गूज़बम्प्स आ गए थे, पागल हो गए थे सारे रेसलिंग फैंस। और माइकल कोल ने इसको बुलाया था हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी, और बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन उन्होंने इसकी दी है, बिकॉज इट वॉज सर्टनली वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स जो कि रेसलमेनिया में हमने देखी। और ओवरऑल भी अगर हम बात करें तो ये पेपर व्यू काफी कमाल का था। और फाइनली गाइज नंबर 1 पे आती है सर्वाइवर सीरीज 1997, जहां पे ब्रेट हार्ट WWF चैंपियन थे और इस मैच के बाद वो WCW में जाने वाले थे क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सपायर हो गया था, और शॉन माइकल्स के साथ उनका यहाँ पे मैच हो रहा था। और ऑब्वियसली हमें मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब यहाँ पे देखने को मिली, लेकिन गाइस अगर मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब यहाँ पे नहीं भी होती तो भी ये बहुत ही ज्यादा कमाल का मैच था। लेकिन इस लिस्ट के अंदर इस PPV की एंडिंग इसी वजह से आई क्योंकि ये मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब यहाँ पे हुई थी। तो ओरिजिनल प्लान यहाँ पे ये था कि मैच को डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर खत्म करना है, लेकिन जैसे ही शॉन माइकल्स ने ब्रेट हार्ट के ऊपर शार्प शूटर लगाई, विंस मैकमैन ने रेफरी को बोला और रेफरी ने बेल बजवा दी, जबकि यहाँ पे ब्रेट हार्ट ने कुछ भी टैप आउट नहीं करा था, एंड विंस मैकमैन स्क्रूड ब्रेट हार्ट। और ये मोमेंट गाइस वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट्स है WWE की हिस्ट्री में। और इसके बाद ही विंस मैकमैन का इविल मिस्टर मैकमैन वाला कैरेक्टर आया था, जब उन्होंने माइक पे आके बोला था कि ब्रेट स्क्रूड ब्रेट, आई डिड नॉट स्क्रू ब्रेट। और इसके बाद सीधा 2010 में, यानी कि 13 साल बाद ब्रेट हार्ट वापस आए थे WWE में। तो डेफिनेटली ये एक ऐसी मोमेंट थी जिसने उस समय ब्रेट हार्ट और उनकी पूरी फैमिली का दिल तोड़ दिया था, और विंस मैकमैन ब्रेट हार्ट का रिलेशनशिप पूरे तरीके से खराब हो गया था। लेकिन रेसलिंग फैंस की मैं बात करूं तो ये एक ऐसी चीज है जो कि उनको शायद कभी और नहीं देखने को मिलेगी, एंड डेफिनेटली दैट इज व्हाई दिस इज ऑन नंबर 1 इन दिस लिस्ट। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।